क्या पाकिस्तान की अपनी बनाई जिहादी रणनीति अब उसी पर भारी पड़ रही है? क्या जिस तालिबान को कभी रणनीतिक गहराई के लिए तैयार किया गया था, वही आज इस्लामाबाद के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा संकट बन गया है। बीती रात काबुल, कंधार और पंक्तिया में एयर स्ट्राइक, जवाब में ड्रोन हमले और दावा की एक अटैक इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री कार्यालय से 5 किलोमीटर दूर। क्या यह सीमित झड़प है या खुला टकराव? पूरा सच समझने के लिए हमें इतिहास, हथियारों और सत्ता की राजनीति तीनों को साथ पढ़ना होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते नए नहीं हैं, बल्कि 1983 में खींची गई डूरंड लाइन से शुरू होते हैं। यही वह सीमा है जिसे अफगान तालिबान मान्यता नहीं देता। दशकों से यह खींचतान जारी है। 1979 में जब सोवियत रूस ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया, तब पाकिस्तान ने अवसर देखा और सऊदी अरब से संसाधन लेकर ISI के जरिए मुजाहिदीन तैयार किए गए। 1989 में सोवियत सेना चली गई, लेकिन अफगानिस्तान में स्थिरता नहीं आई। 1994 में तालिबान का उदय हुआ। पाकिस्तान ने उसे समर्थन दिया। उद्देश्य साफ था, अफगानिस्तान में एक दोस्त सरकार जो भारत के खिलाफ रणनीतिक गहराई दे सके। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। 9/11 के बाद अमेरिका आया। तालिबान भूमिगत हुआ। पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से अमेरिका का साथ दिया, लेकिन तालिबान से संपर्क बना रहा। क्वेटा में नेतृत्व को शरण मिली। 20 साल बाद यानी कि 2021 में अमेरिका गया और तालिबान फिर सत्ता में आ गया। पाकिस्तान को लगा अब प्रभाव कायम रहेगा, लेकिन यहीं से समीकरण बदलने लगे। आज विवाद का केंद्र 3 बातें हैं। पहला, डूरंड लाइन को लेकर असहमति। दूसरा, TTP तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को अफगान तालिबान की कथित शरण। और तीसरा, सीमा पार हमले और जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान का आरोप है कि TTP को अफगानिस्तान में पनाह मिल रही है। तालिबान का रुख है कि वह स्वतंत्र नीति अपनाएगा और पाकिस्तान के इशारों पर नहीं चलेगा। हाल की घटनाएं, पाकिस्तान द्वारा काबुल, कंधार और पंक्तिया में एयर स्ट्राइक और उसके बाद तालिबान की ओर से ड्रोन हमलों का दावा, तनाव को ओपन वार के स्तर तक ले जाती दिख रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे पहली बात, किसमें कितना दम है। ग्लोबल फायर पावर 2026 रैंकिंग में पाकिस्तान 14वें स्थान पर है। करीब 6,60,000 सक्रिय सैनिक, 465 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, AF-16 जैसे लड़ाकू विमान, न्यूक्लियर वॉरहेड, बड़ा रक्षा बजट। दूसरी ओर तालिबान के पास लगभग 1,72,000 सक्रिय लड़ाके हैं, जिसे 2 लाख तक बढ़ाने की योजना है। कोई फाइटर जेट नहीं, करीब 6 पुराने विमान और 23 हेलीकॉप्टर, ज्यादातर सोवियत काल के। 2021 में अमेरिका के जाने के बाद $7 अरब के हथियार उनके हाथ लगे। M16 राइफलें, हमवी, नाइट विजन गॉगल्स, T-55 और T-62 टैंक, करीब 100। लेकिन सवाल है, क्या ये हथियार पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान की एयरफोर्स के सामने टिक सकते हैं? स्पष्ट जवाब है नहीं। अब जरा इस पहलू को भी समझिए। तालिबान पारंपरिक युद्ध नहीं, गुरिल्ला युद्ध में माहिर है। खैबर पख्तूनख्वा और डूरंड लाइन के पहाड़ी इलाकों में लोकल नेटवर्क, हिट एंड रन, IED, अचानक हमले, यही उनकी रणनीति है। पाकिस्तानी सेना की चिंता हवाई हमले से कम, आत्मघाती हमलों से ज्यादा है। सड़क किनारे बम विस्फोट, अचानक फायरिंग, ये लगातार संसाधन और मनोबल दोनों पर दबाव डालते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या तकनीकी बढ़त हमेशा रणनीतिक बढ़त में बदल जाती है? TTP का फैक्टर है। TTP के 30 से 35,000 लड़ाके बताए जाते हैं। 2022 में उसके हमलों में 90% बढ़ोतरी का दावा किया गया। पाकिस्तान के अनुसार TTP के 70% घुसपैठिए अफगान हैं। अफगान तालिबान और TTP की विचारधारा समान मानी जाती है। आरोप है कि अफगानिस्तान में TTP को शरण और ट्रेनिंग मिलती है, यानी पाकिस्तान को 2 मोर्चों पर चुनौती, सीमा पर तालिबान और अंदर TTP। पुरानी रणनीति लेकिन नया संकट। जनरल जिया उल हक के दौर में इस्लामीकरण की नीति, 1989 के बाद जिहादी नेटवर्क का विस्तार, ISI की ट्रेनिंग, फंडिंग, रणनीतिक उपयोग। डिफेंस एक्सपर्ट क्रिस्टीन फेयर का बयान आता है कि पाकिस्तान के जिहादियों को इस्तेमाल किया, लेकिन उन पर नियंत्रण नहीं रखा गया। यही रणनीतिक संपत्ति आज सुरक्षा चुनौती बन गई है। साथ ही साथ आसिम मुनीर का वार गेम भी है। मई 2025 में भारत से 4 दिन के टकराव के बाद पाकिस्तान
पाकिस्तान ने जीत का दावा किया और आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल तथा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाया गया। अब पश्चिमी सीमा पर भी सैनिक गतिविधियां तेज है। DGISPR नियमित प्रेस ब्रीफिंग में दो मोर्चों पर खतरे की बात कर रहे हैं। दिसंबर 2025 में DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि इमरान खान के नैरेटिव राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। आर्मी का तर्क देश चारों ओर से खतरे में है। डिफेंस एक्सपर्ट आयशा सिद्दीकी का विश्लेषण है, मुनीर ने सत्ता पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया है। क्राइसिस ग्रुप जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का मत है कि बाहरी खतरे का नैरेटिव घरेलू संकट से ध्यान हटाने का तरीका हो सकता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राजनीतिक प्रभाव, सेना की भूमिका और मजबूत होती है। इमरान खान समर्थकों और विपक्ष पर दबाव, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आंतरिक असहमति सीमित हो सकती है। यहीं पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और सीमा क्षेत्रों में स्थिरता, पश्तून इलाकों में विभाजित निष्ठाएं, लगातार हिंसा से आम नागरिक प्रभावित हो रहे हैं। आर्थिक पक्ष देखा जाए तो रक्षा खर्च में बढ़ोतरी हो रही है। पहले से दबाव में अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। निवेश और स्थिरता पर नकारात्मक असर हो रहे हैं। तथ्य यह है कि पाकिस्तान पारंपरिक सैन्य ताकत में अफगानिस्तान से कहीं आगे है। तथ्य यह भी है कि गुरिल्ला युद्ध में तालिबान का अनुभव गहरा है। एक पक्ष कहता है तालिबान को नियंत्रित करना सुरक्षा आवश्यकता है, दूसरा दृष्टिकोण कहता है पुरानी रणनीतियों का परिणाम अब सामने है। क्या यह पूरी तरह सुरक्षा का मामला है या इसमें आंतरिक राजनीति का तत्व भी है, या दोनों का मिश्रण? इतिहास बताता है प्रॉक्सी रणनीतियां अल्पकालीन लाभ दे सकती हैं, लेकिन दीर्घकाल में जोखिम बढ़ाती हैं। पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई आज रणनीतिक चुनौती बन चुकी है। डूरंड लाइन का विवाद फिर केंद्र में है। TTP और तालिबान का समीकरण जटिल है और सेना का नैरेटिव दो मोर्चों पर खतरा। लेकिन असली कीमत कौन चुका रहा है? सीमा पर सैनिक और आम नागरिक। अब सवाल आपके लिए, क्या पाकिस्तान इस बूमरैंग को नियंत्रित कर पाएगा? क्या यह टकराव लंबा गुरिल्ला संघर्ष बनेगा? क्या घरेलू राजनीति और सीमा तनाव एक दूसरे से जुड़े हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। तथ्यों के साथ जुड़िए 7 TV भारत के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।